ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट बड़ा है टॉपिक, और 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 4 या 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में का ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे है? देखो, अगर एक पर्सन है, इसको कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदना है, ठीक है, तो ये कांटेक्ट करता है एक डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर से, और प्रॉपर्टी डीलर आगे उसके पास प्लॉट रहते हैं या ओनर से कांटेक्ट रहते हैं, जो ओनर इंटरेस्टेड है सेल के लिए, है ना, ये इंटरेस्टेड है सेल के लिए ओनर कोई प्लॉट का, तो इनके कांटेक्ट रहते हैं डीलर के इनसे। मुझे प्लॉट चाहिए, मैं डीलर से कांटेक्ट करूँगा और डीलर आगे ओनर से कांटेक्ट करके हमारे बीच में आपस में डील करा देगा, और बदले में क्या लेगा? डीलर कमीशन लेगा। बात में आ गई? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब मुझे प्लॉट परचेज़ करना था तो मैं एक डीलर से कांटेक्ट कर रहा था, और डीलर आके जाके डील करके हम दोनों में डील करा के और बीच में कमीशन चार्ज कर रहा था। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब किसी पर्सन ने अगर शेयर वगैरह परचेज़ करने हैं, तो वो सीधा शेयर वगैरह बिकते कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है वो सीधा डायरेक्ट जो है डील वो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं करेगा। क्लियर है? जो इन्वेस्टर है, हम लोग अगर शेयर वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं करेंगे। बीच में हम किससे डील करेंगे? एक ब्रोकर होगा। ठीक है ना, एक ब्रोकर होगा। ठीक है, ये ब्रोकर डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, हम डील करेंगे ब्रोकर से। जैसे प्रॉपर्टी डीलर, हमने प्रॉपर्टी डीलर को बता दिया था कि भाई इतने गज का प्लॉट चाहिए हमें, और इसने आगे डील करके हमें आगे फाइनल कर दिया था। इसी तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन इसको बता देंगे कि ये जो ब्रोकर है इसको हम सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि कितने शेयर्स हमें चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, ठीक है, और कितने प्राइस पे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसको बता देंगे, और ये आगे चल के हम डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से। मीन्स कहने का मतलब मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट जो है इन्वेस्टर वो डील कर लेगा स्टॉक एक्सचेंज से, तो ऐसा नहीं होता। बात में आ गई? तो फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा? हम जब मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि मैं एक सिलेक्ट कर लूँ ब्रोकर, है ना। बहुत सारे ब्रोकर होंगे, कोई एक ही थोड़ी होगा। ब्रोकर मतलब दलाल जो बीच में है, कमीशन चार्ज करके शेयर्स वगैरह सेल परचेज करवाते हैं। क्लियर है? ब्रोकर एक ऐसे पर्सन है जो शेयर सेल एंड परचेज कराने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो बहुत सारे ब्रोकर होंगे, तो फर्स्ट मेरा काम क्या रहेगा? एक ब्रोकर सेलेक्ट करना। ठीक है ना, तो मैं पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करूँगा। जैसे प्लॉट खरीदना था तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर थे, तो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर सेलेक्ट किया, उससे डील करवाई। क्लियर है? इसी तरीके से मैं एक ब्रोकर को सिलेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। इसको रेज कर दूँ 2 मिनट। तो फर्स्ट काम क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो ब्रोकर है वो हमें हेल्प करता है क्या करने में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। शेयर को सेल एंड परचेज कराने में हेल्प करेगा ब्रोकर। ठीक है ना। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो ब्रोकर होना चाहिए वो रजिस्टर्ड विद सेबी होना चाहिए, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हो सेबी के थ्रू। तो ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके साथ? सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अब ये ब्रोकर का काम क्या रहेगा? इस ब्रोकर का क्या काम रहेगा? ये ब्रोकर जो होगा ये सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज करेगा, सेल एंड परचेज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। बात समझ आ गई? इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये सेल एंड परचेज करेगा सिक्योरिटीज़। क्लियर है? इन्वेस्टर इसको कह देगा, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने इसको कह दिया कि मैंने इतने शेयर परचेज करने हैं। अब ये ब्रोकर आगे इन्वेस्टर के बेस पे डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से। बात में आ गई? तो वही क्या है, यहाँ पे वही लिखी है कि जो सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल एंड परचेज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये पर्सन है, इन्वेस्टर ने इसको कह दिया कि मुझे इतने शेयर परचेज करने हैं, 200 शेयर परचेज करने हैं। आगे ये डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बिहाफ पे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ब्रोकर है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा किससे? वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा इन्वेस्टर से। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, सारी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी किसको? इन्वेस्टर ने ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना, इन्वेस्टर प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको? ब्रोकर को।
और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जैसे है पैन नंबर, अपना पैन नंबर देगा, क्लियर है। सेकंड है डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी इन्वेस्टर की, मतलब बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सबके बारे में, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है वो, ठीक है ना, कहाँ पे रहता है, रेजिडेंशियल, बैंक अकाउंट डिटेल अगर है, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, ये क्या होती है डिपॉजिटरी अकाउंट में बताऊंगा बाद में, पहले लिख लो डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा किसको, ब्रोकर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, क्लियर है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, बस तुम 5-6 लिख देना। उसमें पैन नंबर जो है मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ये तो देना ही देना है, ठीक है ना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बात समझ आ गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा इन्वेस्टर, किसको प्रोवाइड कर देगा, ब्रोकर को। इन्वेस्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा किसको, ब्रोकर को, बात समझ आ गई। इसके बाद क्या होगा, जो ब्रोकर है, ब्रोकर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ओपन कर देगा, ओपन है ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, नेम ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के नाम पे एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा, क्लियर है। इसके बाद ब्रोकर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या करेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, किसके नाम पे, इन्वेस्टर के नाम पे, बात समझ आ गई। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हम ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, और ब्रोकर जो होना चाहिए वो क्या करता है, ब्रोकर क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है शेयर्स की। और उसके बाद ये ब्रोकर जो होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके साथ, सेबी के साथ। और ये ब्रोकर करेगा क्या, सेल एंड परचेज करेगा सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये सेल एंड परचेज करेगा। और इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा किसको, ब्रोकर को, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन सी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसे प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद लास्ट में जब सारी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास आ जाएगी तो ब्रोकर क्या करेगा, ओपन कर देगा एक ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के नाम पे एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट है ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे एक डीमेट अकाउंट, क्लियर है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे किसके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है। अच्छा, पहले ओपन करेंगे डीमेट अकाउंट, एक और याद कर लो कि भाई फिर ओपन करेंगे एक बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे हम, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। और बैंक अकाउंट हमें हेल्प क्या करता है, आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक में ना, तो उससे तुम क्या करते हो, कैश ट्रांजैक्शंस करते हो। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है पैसे इधर उधर करते हो, वही तो करते हो, क्लियर है। तो एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे हम, बैंक अकाउंट हमें हेल्प क्या करेगा, कैश ट्रांजैक्शन करने में। जैसे मुझे शेयर परचेज करने हैं तो कैश पे करना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, और कैश रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, क्लियर है। तो बैंक अकाउंट में तुम क्या रखते हो, कैश वगैरह रखते हो। इसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट होता है। अब इस डीमैट अकाउंट में तुम क्या रखते हो, इस डीमैट अकाउंट में तुम शेयर्स रखते हो, क्या रखते हो, शेयर्स वगैरह रखते हो, सिक्योरिटीज़ रखते हो, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज़ रखते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें शेयर्स वगैरह रखे जाते हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मीन्स आपके पास पीडीएफ वगैरह आ जाएगी कि भाई इतने शेयर तुमने परचेज़ किए, उसकी पीडीएफ आ जाएगी, आपने इसमें स्टोर करके रखनी है, वो आप नहीं करोगे। अच्छा, बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट तो तुम्हें एटीएम मिल जाएगा और तुम ही डील करोगे उससे ना, तुम ही पैसे निकालोगे, तुम ही वो करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन डीमैट अकाउंट जो होता है, डीमैट अकाउंट को कौन चलाता है, तुमने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, ये इन्वेस्टर है जो शेयर्स वगैरह परचेज करना चाहता है, ये डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, जैसे ब्रोकर भी हो सकते हैं,
आप ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, या ये बैंक भी हो सकते हैं। कई बैंक्स होते हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी तुम्हें देते हैं। क्लियर है? तो ये ब्रोकर भी हो सकते हैं और बैंक भी हो सकते हैं। इनके पास जाके तुम इनको ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। ब्रोकर को या बैंक को ही हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कह देंगे। इन्हीं के पास जाके हम कहेंगे कि हमारा डीमैट अकाउंट क्या कर दो, ओपन कर दो। और डीमैट अकाउंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने इसमें शेयर्स वगैरह रखने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्लियर है? और बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? उसमें हम कैश वैश रखते हैं ना। बात में आ गई? तो डीमैट अकाउंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हमने शेयर्स वगैरह रखने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हमने नहीं रखने। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि मैंने कहा कि बैंक अकाउंट जो होता है उससे कौन डील करता है? मैंने अकाउंट खुलवाया तो मैं ही डील करूँगा, मैं ही पैसे निकालूंगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। लेकिन डीमैट अकाउंट भले तुम्हारे नाम पे है, डीमैट अकाउंट तुम्हारे नाम पे है, बट उसको चलाएगा कौन, मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन कौन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करेगा। मेंटेन बाय, मैं डीपी लिख रहा हूँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कहने का मतलब, क्योंकि इसमें अच्छा मेंटेन क्या करेगा वो, कि भाई क्या मेंटेन करेगा इसमें, क्या मेंटेन करेगा ये डीपी ये मेंटेन करेगा कि हमारे डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है ना? सारी चीज़ें, कितने बैलेंस पड़े हैं, कितने हमने परचेज़ किए थे, कितने सोल्ड कर दिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो डीमैट अकाउंट में सेटअप रखेगा, मतलब डीमैट अकाउंट में मेंटेन करके रखेगा। बात समझ आ रही है? तुम ये देख रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बैंक अकाउंट होता है, ये मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, तो इस बैंक अकाउंट से डील कौन करेगा? मैं ही करूँगा। मैं ही देखूँगा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना मैंने विड्रॉ कर लिया था, है ना? ऐसे मैं ही देखूँगा। लेकिन यहाँ पे भले इन्वेस्टर जो है डीमैट अकाउंट अपने नाम पे खुलवा रहा है, लेकिन इस डीमैट अकाउंट और डीमैट अकाउंट का काम क्या है? शेयर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, मतलब शेयर्स वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा। अच्छा, इस डीमैट अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंटेन जो करेगा वो कौन करेगा? ये मेंटेन कौन करेगा? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मेंटेन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मींस मेंटेन क्या करेगा? कहने का मतलब इस अकाउंट को वही बनाएगा। मींस वो देखेगा कि कितने शेयर अवेलेबल हैं, कितने तुमने परचेज़ किए, कितने सोल्ड किए, कितने बैलेंस पड़े हैं अभी। ठीक है ना? तो ये सारी मेंटेनेंस कौन करेगा डीमैट अकाउंट में? ये कौन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्लियर है? अच्छा, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये आगे फर्दर डील किससे करेगा? डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशन कौन से वाले इंस्टीट्यूशन बताओ? जो रखते हैं स्टॉक शेयर्स वगैरह रखते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। ये दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके पास होल्ड रहता है किसका? सिक्योरिटीज़ का। मतलब ये शेयर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये अपने पास रखते हैं। ठीक है ना? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? इनसे शेयर्स वगैरह परचेज या सोल्ड करके वो हमारे डीमैट अकाउंट में डाल देगा। बात समझ आई? कहने का मतलब डिपॉजिटरी रहते हैं, डिपॉजिटरी ये दो तरीके के हैं इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल की अगर फुल फॉर्म बताऊं तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों का काम क्या है? ये दोनों क्या करते हैं? इनके पास सिक्योरिटीज़ होल्ड रहती है, इनके पास शेयर्स वगैरह रहते हैं, सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन्हीं के पास सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती है फॉर्म। क्लियर है? दोबारा सुन लो क्या होगा। सबसे पहले जो इन्वेस्टर है, दोबारा सुन लो, जो इन्वेस्टर है, ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर क्या करेगा? एक ओपन करेगा डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। डीमैट अकाउंट ये किसके थ्रू ओपन करवाएगा? ब्रोकर के थ्रू या बैंक के थ्रू। क्लियर है? और उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उन्हीं को हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। ठीक है? जैसे डीमैट अकाउंट ओपन कराया, ऐसे ही हम एक ओपन कर लेंगे बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट किस लिए ओपन करेंगे? कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। क्लियर है? बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं?
बैंक अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? हम ही मेंटेन करते हैं। हमारे पास पैसे, हम कितना बैलेंस है हमारे पास, कितना विड्रॉ कर लिया, कहने का मतलब बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट को कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डीपी लिखा है, मेंटेन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्लियर है? यही देखेगा कि हमारे अकाउंट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, कितने परचेज किए थे, कितने सोल्ड किए थे। क्लियर है? और डीमैट अकाउंट का काम क्या है? शेयर्स वगैरह रखना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बात समझ आ गई? अच्छा, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कनेक्ट करेगा डिपॉजिटरी से, क्योंकि ये शेयर्स वगैरह किससे परचेज करके हमारे डीमैट अकाउंट में डालेगा? ये शेयर्स वगैरह डिपॉजिटरी से परचेज करके हमारे अकाउंट में डालेगा। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी दो तरीके के हमारी कंट्री में, एक NSDL और एक CDSL। इन्हीं के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये इन्हीं के पास शेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना? इनसे ही हम डिपॉजिटरी इनको ही कहते हैं। दो तरीके की डिपॉजिटरी, या तो NSDL से परचेज करेगा या CDSL। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? इनसे परचेज करके हमारे डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्या कर देगा? शेयर्स वगैरह डाल देगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो ये था क्या? ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। दोबारा सिंपल सा बताऊं अगर मैं, तो सिंपल सा अगर ध्यान से देखो तो भाई कुछ नहीं इसमें बताया मैंने कि भाई एक जो इन्वेस्टर है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है? डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। डीमैट अकाउंट किसके साथ ओपन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ओपन करेगा। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है आगे डिपॉजिटरी से डील करेगा। डिपॉजिटरी कितने तरीके के होते हैं? NSDL और CDSL। इन दोनों के पास शेयर्स वगैरह रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? यही डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स वगैरह रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स वगैरह रखेंगे। ठीक है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही हमारे डीमैट अकाउंट को क्या करता है? डीमैट अकाउंट को मेंटेन भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है, मतलब इन्वेस्टर नहीं करता, हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे। क्लियर है? और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही आगे डील करता है डिपॉजिटरी से, जितने शेयर्स वगैरह परचेज करके इनसे, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे डीमैट अकाउंट में डाल देता है। अगर सेल करता है तो सेल करके हमारे डीमैट अकाउंट से शेयर्स वगैरह निकाल के फिर डिपॉजिटरी को दे देता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा इसमें ओपनिंग डीमैट अकाउंट में। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर में क्या होगा? जो इन्वेस्टर है, अब इन्वेस्टर क्या कर देगा? डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करा लिया उसने, अब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस कर देगा अपने ब्रोकर को, ब्रोकर को बता देगा कि भाई, अच्छा ऑर्डर प्लेस जब वो करेगा तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देगा? वो ब्रोकर को बता देगा कि जैसे तुम प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हो, तो प्लॉट परचेज़ करने के लिए जब डीलर के पास परचेज़ करोगे तो डीलर को ये बताओगे ना कितने एरिया का प्लॉट चाहिए, किस रेंज में चाहिए, समझी बात, किस लोकेशन पे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे? सिमिलरली जब ऑर्डर प्लेस करेगा इन्वेस्टर ब्रोकर को, तो वो बता देगा कि किस कंपनी के शेयर चाहिए। क्लियर है? नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए, ठीक है, किस प्राइस पे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या कर देगा? उसे प्रोवाइड कर देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? वो सारी इन्फॉर्मेशन इसे प्रोवाइड कर देगा। बात समझ आ गई? तो ऑर्डर प्लेस करते टाइम ऑर्डर प्लेस करते टाइम इन्वेस्टर क्या करेगा? ब्रोकर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जिस तरीके के उसको शेयर्स वगैरह चाहिए, जिस कंपनी के चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। इसके बाद बेस्ट प्राइस, इसके बाद जो ब्रोकर है वो क्या करेगा? ऑनलाइन जाएगा, ब्रोकर ऑनलाइन चेक करेगा, ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास और उसमें मैच करेगा शेयर विद बेस्ट प्राइस। जो बेस्ट प्राइस होगा उसके साथ मैच करेगा। सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप ये है। ठीक है? उसे बेस्ट प्राइस बता दिया उसने कि भाई मुझे 200 शेयर चाहिए, 100 रुपये ईच। ठीक है ना?
तो उस जो प्राइस उसने बताया है उस प्राइस को मैच करेगा ऑनलाइन जाके स्टॉक एक्सचेंज पे। बात में आ गई। उसके बाद फोर्थ स्टेप में बस यही करेगा। फिफ्थ स्टेप क्या है? एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर में क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया था। ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा कि भाई हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके मैच करेगा अपने शेयर के बेस्ट प्राइस। क्लियर है। इसके बाद एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? जब स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि जो बेस्ट प्राइस उसने पूछा था वो बेस्ट प्राइस आ गया है शेयर का, तो वो स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिकेट करेगा, बताएगा ब्रोकर को कि भाई जो तुम बेस्ट प्राइस ढूंढ रहे थे वो बेस्ट प्राइस आ गया है। तो ब्रोकर को वो बता देगा। ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा? अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिकेट करेगा ब्रोकर को फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग, कि हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो प्राइस तुमने बताया था वो प्राइस आ गया। तो उस ऑर्डर पे उस प्राइस पे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। क्लियर है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। बात समझ आ गई। ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर इशू करेगा एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप ऑर्डर करेगा किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, तो एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप वो दे देगा किसको? इन्वेस्टर को। बात में आ गई। देखो ना, यहाँ पे ब्रोकर गया था स्टॉक एक्सचेंज के पास ऑनलाइन मैच करने के लिए प्राइस। तो स्टॉक एक्सचेंज ने जैसे ही मैच किया प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज ने देखा जो प्राइस जो है मैच हो गया, तो वो कम्युनिकेट कर देगा, बता देगा किसको? ब्रोकर को, कि भाई जो तुम प्राइस ढूंढ रहे थे वो प्राइस आ गया। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर देगा स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा किसको? इन्वेस्टर को। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देने के बाद इन्वेस्टर को, फिर नेक्स्ट स्टेप है सिक्स्थ स्टेप, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, पहली बात कह दूं कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर थे, प्राइस क्या था, टाइम ऑफ डील, जब हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो क्या टाइम था, ब्रोकरेज चार्ज, जो ब्रोकर है वो कितने चार्जेस कमीशन वगैरह लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या क्या लिखा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, प्राइस क्या था, जब डील हुई तो टाइम क्या था उसका, ब्रोकरेज चार्ज है, ब्रोकर कितना कमीशन चार्ज करेगा, ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी होगी। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या है कि जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है ना, पिछले स्टेप में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर इशू करता है कॉन्ट्रैक्ट नोट किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती है वो ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। पास में आ गई। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट कानूनी डॉक्यूमेंट है, मीन्स लॉ भी इसकी बात मानेगा, इस पर जो लिखी होगी बातें। क्लियर है। और ये हेल्प करता है हमें डिस्प्यूट सोल्व करने में, लड़ाई झगड़े सोल्व करने में। किसके बीच में? इन्वेस्टर एंड ब्रोकर के बीच में। अगर इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वो लड़ाई झगड़े सोल्व करने में ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या करेगा? हेल्प करेगा। और एक चीज़ याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक चीज़ जरूर मेंशन होगी हमेशा, यूनिक कोड नंबर। यूनिक कोड नंबर कौन देता है? स्टॉक एक्सचेंज देता है। कौन देता है? स्टॉक एक्सचेंज। और ये किस पे लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा होगा। मैं लिखा ना, ऑल्सो मेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट। यूनिक कोड नंबर एक मेंशन होगा किस पे? कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। और ये स्टॉक एक्सचेंज देता है। स्टॉक एक्सचेंज किस लिए देता है? जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है शेयर परचेज होल्ड की, हर एक ट्रांजैक्शन का वो एक यूनिक कोड नंबर देगा जो मेंशन होगा किस पे? कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखो, जैसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कहेगा ब्रोकर को, है ना, और ब्रोकर आगे डील करता है स्टॉक, ब्रोकर आगे डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर तो जो इन्वेस्टर है वो दो चीज़ करेगा, या तो वो शेयर परचेज करेगा या शेयर क्या करेगा? सोल्ड करेगा। अगर वो शेयर परचेज करेगा तो वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा कैश में, पे इन कैश, है ना, क्योंकि जब शेयर परचेज करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे। और जब सोल्ड करेंगे शेयर तो डिलीवरी करेंगे शेयर की, डिलीवर
ऑफ शेयर्स, है ना। अगर मैं सोल्ड कर रहा हूँ शेयर्स तो मैं शेयर डिलीवर करूँगा, शेयर दूंगा। बात समझ आ रही है। तो इन दोनों केस में चाहे परचेज़ कर रहा हूँ चाहे सोल्ड, मैं क्या करूँगा, अगर परचेज़ करूँगा तो कैश पे करूँगा ब्रोकर को, अगर सोल्ड कर रहा हूँ शेयर तो शेयर डिलीवर कर दूंगा ब्रोकर को। ब्रोकर को डिलीवर करने का मतलब डीमैट अकाउंट में से ब्रोकर अपने आप ले लेगा। मुझे बस उसको बताना है कि भाई इतने शेयर में बेच रहा हूँ। क्लियर है। मुझे बस उसे इन्फॉर्मेशन देनी है कि इतने शेयर में बेचना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब, अच्छा ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद ब्रोकर क्या करेगा, अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं कैश पे करूँगा, ब्रोकर को पे कर दिया, और ब्रोकर आगे पेमेंट करेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को, या तो ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को कैश पे करेगा, या क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, डिलीवर करेगा शेयर्स, या डिलीवर करेगा शेयर्स, क्योंकि मैंने शेयर्स इसको दे दिए, मैंने ब्रोकर को दे दिए, ब्रोकर आगे शेयर स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा। तो दो काम हो गए, या तो कैश पे होगा या डिलीवर शेयर। क्लियर है। ये याद रखना कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ये मुझे जो काम करना है ये एक दिन के अंदर करना है, पे इन ए डे। इसको कहते हैं पे इन डे, इसी को हम क्या कहते हैं, पे इन डे। पे इन डे का मतलब क्या है कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है ना, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मैं कैश पेमेंट ब्रोकर को कर दूंगा। ब्रोकर जो है, अच्छा मैं डिलीवर कर दूंगा शेयर ब्रोकर को, ब्रोकर क्या करेगा, एक दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज से वो डील कर लेगा। बात में आ गई, उसे कहते हैं पे इन डे। स्टॉक एक्सचेंज आगे क्या करेगा, वो किसी और के ब्रोकर से डील करेगा, और उसका कोई और इन्वेस्टर होगा, मतलब ये शेयर्स जो इसके पास आगे डिलीवरी होकर इसके पास शेयर आ जाएंगे, ये शेयर आगे क्या करेगा, किसी और ब्रोकर को सोल्ड कर देगा, है ना। बात समझ आ रही है। ठीक है। तो ऐसे डीलिंग चलती रहती है। तो पे इन डे, पे, इसमें पता लग गया कि हमने एक तो इसमें इस पॉइंट 7th पॉइंट में क्या था कि या तो हमने पेमेंट करेंगे, या हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, या फिर डिलीवरी करेंगे शेयर्स की। और शेयर्स की जो डिलीवरी होगी पे इन डे में होगी। पे इन डे का मतलब जब ब्रोकर डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, तो कैश या डिलीवरी ऑफ शेयर्स विद इन ए डे पे कर देगा। क्लियर है। स्टॉक एक्सचेंज को, इसको क्या कहेंगे, पे इन डे। ये 7th स्टेप था हमारा। इसके बाद 8th स्टेप देखो, 8th स्टेप क्या है, सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल की मैं अगर बात करूँ ना, अगर ध्यान से देखो तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आगे जो चीज़ करेगा, इससे नेक्स्ट ब्रोकर से जो बात करेगा, नेक्स्ट ब्रोकर से जो डील करेगा, वो उसको कहते हैं, उसको पे आउट डे कहते हैं, पे आउट डे। क्लियर है। और यहाँ तक की जो ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ तक की ट्रांजैक्शन जो है वो T+2 में होनी चाहिए, T+2 सेटलमेंट में होनी चाहिए। T+2 सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई चीज़ मंडे को हुई है, अगर कोई ट्रांजैक्शन मंडे को हुई है जैसे, तो 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। मंडे को अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो 2 दिन के अंदर, मतलब वेडनेसडे तक यहाँ से लेके यहाँ तक की पे आउट डे तक की सारी सेटलमेंट 2 दिन के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है। इसको कहते हैं सेटलमेंट साइकिल। बात समझ आ गई। तो सेटलमेंट साइकिल में याद रखना T+2 डे वाला फॉर्मेट फॉलो होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है ना। और ये अप्रैल 2003 से लागू हुआ था, अप्रैल 2003 से ये सिस्टम चालू हुआ था। T+2 डे, T+2 डे का मतलब पे इन डे, ये यहाँ से यहाँ तक की ट्रांजैक्शन T+2 डे में हो जानी चाहिए। बात समझ आ गई। बस इतना ही याद करना है इसमें। 9th पॉइंट क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर, जो मैंने ऊपर बात बताई है ना वही है, विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। अब इन्होंने पे आउट डे का मीनिंग बता दिया इसमें, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दिया है। पे आउट डे का मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज जो करेगा, डिलीवर करेगा शेयर्स या पेमेंट देगा किसको, अदर ब्रोकर को। जो मैंने ये कहा था ना
कि स्टॉक एक्सचेंज पे जब एक बार शेयर्स वगैरह आ गए, पेमेंट वगैरह आ गए, तो वो आगे दूसरे ब्रोकर से डील करेगा। दूसरे ब्रोकर से जब डील करेगा तो दूसरे ब्रोकर से जो डील करेगा उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, पे आउट डे। क्लियर है? तो उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, डिलीवर करेगा शेयर्स और पेमेंट देगा अदर ब्रोकर को। क्लियर है? और इसी को हम पे आउट डे कहेंगे। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, टेंथ पॉइंट, जो वो है क्या कहते हैं, ब्रोकर है, वो डिलीवर कर देगा शेयर डायरेक्टली इनटू द डीमैट अकाउंट ऑफ ब्रोकर, डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर, सॉरी, डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है? जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर मैंने बताया, ये ब्रोकर सीधा पैसे डाल डीमैट अकाउंट में, किसके डीमैट अकाउंट में, इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स वगैरह डिलीवर कर देगा। क्लियर है? ये लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, बस इतना ही याद करना है, इसमें ज़्यादा नहीं। तो ये था ट्रेडिंग प्रोसीजर तुम्हारा कंप्लीट। क्लियर है? एक बार रिवीजन करा दूँ मैं दोबारा से, 1 मिनट देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, 2 मिनट, हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे ब्रोकर। और ब्रोकर जो होगा वो क्या करेगा, हेल्प करेगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स को सेल या परचेज कराने में हेल्प करेगा। और दूसरी बात, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसके पास, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है? और जो ब्रोकर है वो सेल एंड परचेज करेगा बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर के बिहाफ पे वही सेल एंड परचेज करेगा। क्लियर है? और इन्वेस्टर क्या करेगा, फिर इन्वेस्टर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा किसको, ब्रोकर को। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा इसको। फिर ब्रोकर क्या करेगा, जब सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास आ जाएगी तो वो एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा, किसके नाम पे, इन्वेस्टर के नाम पे। क्लियर है? इसके बाद सेकंड पॉइंट था ओपनिंग डीमैट अकाउंट ओपन करेगा विद डिपॉजिटरी। जैसे हम एक हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और एक हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक अकाउंट का काम क्या होता है, वो कैश ट्रांजैक्शंस डिलीवर करने में हेल्प करता है ना। और बैंक अकाउंट को, जो मैंने अगर बैंक अकाउंट खुलवाया तो मैं ही उस बैंक अकाउंट को चलाऊंगा। लेकिन याद रखना, डीमैट अकाउंट को कौन मेंटेन करता है, ये लिखा था मैंने, मेंटेन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्लियर है? मेंटेन बाय मतलब डीमैट अकाउंट को कौन चलाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वही देखेगा कितने शेयर्स बैलेंस है, कितने शेयर्स मैंने परचेज करने, कितने सोल्ड करने। क्लियर है? और डीमैट अकाउंट हम किसके पास ओपन कराते हैं, डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ब्रोकर वगैरह या बैंक वगैरह। क्लियर है? और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आगे डील करते हैं डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी 2 तरीके के हमारे कंट्री में, NSDL और CDSL। इन्हीं के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्लियर है? इसके बाद प्लेसिंग द ऑर्डर का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर को, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन बता देगा कौन सी कंपनी के मुझे शेयर चाहिए, कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए, प्राइसेस क्या होंगे उस शेयर के। क्लियर है? इसके बाद मैच द शेयर विद बेस्ट प्राइस। क्लियर है? जो ब्रोकर ऑनलाइन जाके स्टॉक एक्सचेंज पे मैच करेगा शेयर्स के बेस्ट प्राइस। क्या बेस्ट प्राइस सिस्टम चल रहा है? ठीक है? अगर जैसी बेस्ट प्राइस आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, कम्युनिकेट मतलब बताएगा ब्रोकर को कि बेस्ट प्राइस तुम्हारा आ गया और हमने इसलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तुम्हारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर हो गया तुम्हारा स्टार्ट। ठीक है? और ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रोकर एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इन्वेस्टर को इशू कर देगा, इन्वेस्टर को एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देगा। इसके बाद इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब मैंने पहले ही बताया था। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर लिखे होंगे, प्राइस लिखे होंगे, टाइम ऑफ डील, ब्रोकरेज चार्जेस लिखा होगा। तो जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर मुझे क्या करना होगा, ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में, तो ये हमें हेल्प करेगा सोल्व आउट कराने में। क्लियर है? और उसी कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक यूनिक कोड नंबर भी मेंशन होगा, जो कौन मेंशन करेगा, स्टॉक एक्सचेंज मेंशन करेगा। ईच ट्रांजैक्शन, जो भी शेयर्स वगैरह की ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी सारों के यूनिक कोड नंबर मेंशन करेगा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स,
एंड मेकिंग पेमेंट। डिलीवरी ऑफ शेयर्स में मैंने बता ही दिया कि जो इन्वेस्टर है वो डील करेगा ब्रोकर से और ब्रोकर आगे डील करता है स्टॉक एक्सचेंज से। क्लियर है। अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं कैश पे करूँगा, अगर मैं सोल्ड कर रहा हूँ शेयर्स तो डिलीवरी करूँगा शेयर्स की। क्लियर है। और ये जो सारी चीज़ें होंगी वो पे इन डे, पे इन डे का मतलब ब्रोकर जो आगे डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से एक दिन के अंदर अंदर। क्लियर है। ऐसी स्टॉक एक्सचेंज जब दूसरे ब्रोकर को, अब मैं जैसे सोल्ड कर रहा हूँ तो कोई और परचेज भी कर रहा होगा, तो ये वाला ब्रोकर परचेज कर रहा है, तो ये वाला ब्रोकर जब परचेज कर रहा है तो इससे जो ट्रांजैक्शन वो स्टॉक एक्सचेंज करेगा उसे कहेंगे पे आउट डे। क्लियर है। और ये सारी सेटलमेंट जो यहाँ से यहाँ तक की है वो T+2 सेटलमेंट होनी चाहिए। T+2 मतलब ये सेटलमेंट साइकिल आएगा पढ़ा हमने कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। तो मंडे को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वेडनेसडे तक वो सेटलमेंट हो जानी चाहिए। क्लियर है। अप्रैल 2003 से ये लागू हुआ था। आगे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, जो दूसरा ब्रोकर है उसको डिलीवर कर देगा शेयर्स और मेक पेमेंट कर देगा, उसी को हम पे आउट डे कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर से डील करेगा। क्लियर है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ब्रोकर क्या करेगा, डिलीवर कर देगा शेयर्स किसको, डीमेट अकाउंट में किसके, इन्वेस्टर के। क्लियर है। और ये लास्ट पॉइंट ख़त्म। तो ये था ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार देख लेना है। ठीक है ना।